तो आज का अपना जो टॉपिक है ये है डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। यानी कि रदरफोर्ड के बाद बोर ने अपना मॉडल दिया और बोर के मॉडल देने के पहले कौन कौन से ऐसे फिनोमिनन के बारे में डिस्कशन हुआ जिससे कि बोर को अपना मॉडल देने में उसे हेल्प मिली। तो बात स्टार्ट होती है जब स्टडी किया जा रहा था किसका, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली जिससे कि बाद में एटम के स्ट्रक्चर को पता करने में हेल्प मिली। तो दो बातें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं जो बोर के मॉडल को बनाने में बोर को हेल्प की। एक बात थी डुअल नेचर ऑफ लाइट, या ये कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि लाइट को पहले ये माना जाता था कि यार इनमें पार्टिकल का नेचर है, लेकिन बाद में ये कुछ ऐसे भी फिजिकल ऐसे फिनोमिनन थे जिनको कि लाइट ने परफॉर्म किया और जिससे ये एविडेंस मिला कि यार इसमें वेव लाइक नेचर भी है। यानी कि वेव लाइक नेचर वाले भी फिजिकल फिनोमिनन ये परफॉर्म कर रही है लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और पार्टिकल लाइक भी। एक तो ये बात थी जिससे कि थोड़ा एटम के स्ट्रक्चर को समझने में बोर को हेल्प मिली। दूसरी बात एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसको कि हम अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं कि ये क्या होता है। तो एटम का जो स्पेक्ट्रम, एटम से जो स्पेक्ट्रम बन रहा था उससे ये बात पता चली कि यार जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका वो जिस एनर्जी लेवल पे होते हैं वो क्वांटाइज्ड होता है। हम कह रहे हैं कि ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जिन सेल्स में होंगे उन सेल्स की जो एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड होगी, है ना। क्वांटाइज्ड बस की भी हम मतलब समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात हम बाद में करेंगे। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम कॉइन्स की बात करें तो यार कॉइन्स में ऐसा होता है ना कि आपके पास या तो 5 रुपये का एक कॉइन होगा या फिर 10 रुपये का होगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि 7 रुपये का भी कॉइन हो। तो आपके पास 5 के ही, या तो आप बहुत सारे कॉइन्स रख सकते हो या 10 के ही रख सकते हो। तो यानी कि इसका हम कहेंगे कि आपके पास मान लीजिए कि 1 लाख रुपए हैं, ठीक है ना, 1 लाख रुपए हैं, और 1 लाख रुपए जो है ये किस फॉर्म में है, 5-5 रुपये की फॉर्म में। तो हम कहेंगे कि यार आप मुझे रुपए कुछ क्वांटम करके दे दो। तो क्वांटम का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 5-5 रुपये से हो जाएगा। तो इसी तरीके से किसी दूसरे पर्सन के पास अगर मान लीजिए 1000 रुपये हैं और उसके पास भी इसी तरीके के 5-5 रुपये हैं, तो हम कहेंगे एक लेवल ये हो गया और एक लेवल ये हो गया। तो जैसे हम यहाँ कह रहे हैं एनर्जी का लेवल की बात, वैसे यहाँ पैसे की लेवल की बात हो गई। लेकिन ये पैसे है किस फॉर्म में, ये भाई क्वांटा की फॉर्म में है, और एक क्वांटा की वैल्यू कितनी है, 5 रुपीज़। तो ऐसे यहाँ पे भी जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जिस लेवल पे हैं वो क्वांटाइज्ड एनर्जी का लेवल है। इसको भी हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं, तो ये बात भी आगे आपको समझ में आ जाएगी। अभी हम केवल बात करेंगे रेडिएशन के वेव नेचर के बारे में। सबसे पहले जेम्स मैक्सवेल थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में एक कंप्रेहेंसिव जो है तो डिटेल दिया। इन्होंने चार्ज बॉडीज़ का बिहेवियर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में अच्छे से ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने देखा कि यार जो कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है तो जब वो एक्सेलरेशन में आता है तब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब ये जो फील्ड है ये वेव की फॉर्म में जनरेट होता है। हम कह रहे हैं ये एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेशन में होता है तब यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। और ये जो दोनों वेव्स हैं इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोला हमने, फिर से बताते हैं। हमने कहा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए जैसे माइनस चार्ज है।
अब ये एक्सेलरेशन में है, ये एक्सेलरेशन में है, तब इससे दो फील्ड प्रोड्यूस होंगे, दो फील्ड प्रोड्यूस होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और दूसरा बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है भाई, तो इसने जो प्रोड्यूस किए हैं ये दो टाइप की वेव्स, इनको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट का भी नेचर इसी तरीके का होता है, लाइट का भी यही नेचर होता है। हालांकि पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूटन के अकॉर्डिंग जो लाइट थी, लाइट जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, जिसको उन्होंने कार्पस्कल्स बोला था, कार्पस्कल्स बोला था। ठीक, फिर उसके बाद मैक्सवेल ने बताया कि नहीं भाई, लाइट में जो है वेव वाले नेचर भी हैं, और वेव कौन कौन सी, दो हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। ठीक, अब खास बात क्या है कि ये जो दो मैंने आपको वेव बताई ना, यहाँ पे तो मैंने सिंपल डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे सिंपल डायग्राम, लेकिन इसका जो एक्चुअल डायग्राम होता है वो इस तरीके का होता है। यहाँ देखिए, क्या बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि मान लीजिए हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, और ब्लू वाला जो है इसको ले लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो प्रोपगेशन हो रहा है वो देखिए y और x एक्सिस में हो रहा है, ये इस तरीके से, और इसकी जो हाइट है वो कहाँ जा रही है, y की तरफ जा रही है, और प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या है, x की तरफ है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इसका प्रोपगेशन है तो x की तरफ ही, लेकिन इसकी जो हाइट है वो किधर जा रही है, वो जा रही है z की तरफ। ये देखिए कि हाइट z की तरफ जा रही है। तो क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि यार अगर मैं प्लेन बनाऊं, अगर मैं इस तरीके से प्लेन बनाना चाहूं, ऐसे, और इसी, हाँ, अगर मैं इस तरीके से प्लेन बनाना चाहूँ ब्लू के लिए, ठीक, ये ब्लू के लिए हमने बनाया, सॉरी रेड के लिए, तो इसी तरीके से मुझे ब्लू के लिए बनाना होगा। देखिए इस तरीके से बनेगा, और ये जो दोनों प्लेन मैंने बनाए हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, इस तरीके से। ये तो ये कुछ ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैंने कॉपी आपका ओपन खोल के रख दिया, और कॉपी के जो दो पेज हैं उनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का है। ये कुछ वैसी बात हो गई। तो यार यहाँ पास इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो क्या बात समझ में आई कि जो अभी हम चार्ज पार्टिकल की जिसकी बात कर रहे थे, ये चार्ज पार्टिकल जब भी एक्सेलरेशन में आएगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल, जैसे सपोज ये एक चार्ज पार्टिकल है, जब ये एक्सेलरेशन में होगा तो इससे 2 वेव्स जनरेट होंगी, और ये जो 2 वेव्स होंगी इनका ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ये एक दूसरे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। लेकिन इनकी खास बात क्या है कि परपेंडिकुलर तो होंगी लेकिन इनका वेवलेंथ सेम होगा। आप देख ही सकते हैं डायग्राम में, ये देखिए, अगर आप ब्लू की बात करें तो ब्लू के लिए एक पीक ये है अगर, और दूसरा ये है, तो यही तो वेवलेंथ होता है, यहाँ से यहाँ की लेंथ। और रेड की बात करें तो यहाँ से यहाँ की लेंथ। तो यार वेवलेंथ दोनों का सेम है, दोनों का फ्रिक्वेंसी भी सेम है, दोनों का स्पीड भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कौन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो बात मैं आपको अभी केमिस्ट्री में बता रहा हूँ, ये नेक्स्ट ईयर आपको फिजिक्स में भी बताई जाएगी। फिजिक्स में भी आप ये वाली बात नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हो। अच्छा, साउंड वेव्स जो होती हैं, साउंड वेव्स तो केवल मीडियम में ही ट्रेवल कर सकती हैं, साउंड वेव्स केवल मीडियम में ही ट्रेवल करेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी इनके लिए कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ये वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं। तो अब हम जब इस पे स्टडी किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे, तो जैसे आपको मैंने बताया कि लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो यार जब रेडिएशंस को स्टडी किया गया तो पता चला कि भाई रेडिएशन में भी बहुत सारे इसमें टाइप्स हैं।
यानी कि बहुत सारी रेडिएशन है जिनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होती हैं। जैसे आपको पता है कि यार रेड कलर का वेवलेंथ अलग होता है, ब्लू कलर का वेवलेंथ अलग होता है। तो यानी रेड कलर एक रेडिएशन हो गया, ब्लू कलर एक रेडिएशन हो गया। तो इस तरीके से जब हम क्लासीफाई करेंगे तो बहुत सारे हमको रेडिएशंस मिलेंगे, और इन रेडिएशंस का जो पूरा ग्रुप है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये देखिए, तो भाई यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमने वेवलेंथ इधर दिखा रखा है, ये वेवलेंथ है, ठीक। अब लाइट का देखिए वेवलेंथ, हम यानी आपके चारों तरफ इतने तरह की रेडिएशंस आपके चारों तरफ हैं, लेकिन आप कौन सा देख पाते हो? आप केवल इसे देख पाते हो। यानी हमारी जो आईज़ हैं वो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पूरा स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम का केवल इतना पार्ट ही हमारे लिए विजिबल है। बाकी जो एक्सरेज हैं इनको हम नहीं देख सकते, इंफ्रारेड को हम नहीं देख सकते, यूवी रेज को हम नहीं देख सकते, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इनको हम नहीं देख पाते हैं, ठीक। इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से। तो अब यहाँ पे देखिए, तो आपको बता रहे थे कि ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में याद आपको क्या रखना है? ये याद रखना है क्या कि यार जो रेडियो वेव्स होंगी इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? तो भाई 10⁻⁶ हर्ट्ज ये हो गई। फिर जो माइक्रोवेव हैं, अच्छा रेडियो वेव ब्रॉडकास्टिंग में आपको पता ही है, जो माइक्रोवेव हैं तो ये 10⁻10 हर्ट्ज। फिर इसके बाद इंफ्रारेड जो है इसका 10⁻13 हर्ट्ज, और हीटिंग के लिए इसका यूज़ होता है, आपने घर में देखा होगा इंफ्रारेड का। इसके बाद यूवी रेज हैं और इनका है फ्रिक्वेंसी 10⁻16 हर्ट्ज। तो यूवी रेज तो अपने को पता ही है कि इसका हार्मफुल इफेक्ट हमारे लिए क्या होता है। और जो विजिबल लाइट है, इसमें इनका जो फ्रिक्वेंसी है वो ये है। इतना तो आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको फ्रिक्वेंसी याद है तो आप इससे वेवलेंथ निकाल सकते हो, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का हमें रिलेशन पता है, 9th क्लास में पढ़ रखा है, अभी भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमें केवल कोई एक चीज़ याद कर लेनी है, या तो फ्रिक्वेंसी याद कर लें या तो हम वेवलेंथ याद कर लें, और सीक्वेंस में ही याद करना है। मतलब कि आप देख सकते हैं रेडियो वेव से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव की है, फिर उसके बाद इंफ्रारेड की है, फिर यूवी रेज की है, और उसके बाद विजिबल लाइट आ रहा है। तो यहाँ देखिए ये वाला जो सीक्वेंस है, ये आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज। तो अगर फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में बात करें तो फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में देखिए हम इंक्रीजिंग ऑर्डर देख रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये आपको भाई याद करना है। अब आगे बात करते हैं। अब हम जो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले है फ्रिक्वेंसी। तो भाई फ्रिक्वेंसी में क्या है? फ्रिक्वेंसी का सिंबल हमें पता क्या होता है? न्यू। इस तरीके से बना दिया करते हैं, ऐसे न्यू, ठीक है भाई। और इसका यूनिट क्या है? हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है भाई, ये पता है आपको। और फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन भी आपको पता ही है कि इसका मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स पास करके गई। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे एक ये ग्राफ बनाऊं इस तरीके से, और ये मान लीजिए कि ये टाइम है, ठीक है भाई। अब टाइम में हमने बताया कि ये जो है 1 सेकेंड यहाँ पे आ रहा है। तो अब आप काउंट करिए 1 सेकेंड में कितनी वेव्स हैं। फिर एक कंप्लीट ये हो गई, और ये हाफ। तो हम कहेंगे यार 1 सेकेंड में 2.5 वेव्स क्रॉस कर रही है, यानी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई? 2.5 हर्ट्ज हो गई। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, फ्रिक्वेंसी के लिए फॉर्मूला ये रहा। अब वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ भी आपको पता ही है कि वेवलेंथ का मतलब होता है कि किसी वेव का जो क्रेस्ट
पार्ट होगा तो दो जो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट होंगे उसके बीच का डिस्टेंस, या जो ट्रफ वाला पार्ट होता है तो टू कंसेक्यूटिव जो ट्रफ वाला पार्ट है उनके बीच की डिस्टेंस। तो ये तो हो गया वेवलेंथ। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है भाई, C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये स्पीड हो गया, और ये हो गया वेवलेंथ, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको याद रखना है भाई, इससे आपके सारे क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। अब ये चीज़ आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ी थी, ये आपके लिए थोड़ा सा नई बात हो सकती है। वेव नंबर, वेव नंबर का मतलब क्या होता है? वेव नंबर का मतलब होता है कि यार एक यूनिट लेंथ में, अब वो यूनिट लेंथ हो सकता है 1 मीटर हो सकता है 1 सेंटीमीटर हो, तो यार 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर में जो नंबर ऑफ वेव्स होंगी, जैसे हम कहते हैं कि यार यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। अब इसमें आप वेव्स काउंट कर लीजिए कितनी आ रही हैं, तो यार एक वेव ये रही, एक ये रही, 2 वेव्स आ रही हैं, तो हम कहेंगे वेव नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो वेव नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये ऐसे ऊपर बार लगा देते हैं, न्यू बार, ठीक। तो ये इसका फॉर्मूला है 1/λ, यानी कि जो लैम्डा का यूनिट होगा वो इसका उसी का इन्वर्स इसका यूनिट हो जाएगा। तो लैम्डा का यूनिट मीटर होता है तो इसका मीटर इन्वर्स हो जाएगा, और अगर सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो ये वेव नंबर है। वेव नंबर आप याद रखिएगा, आगे क्वेश्चंस आएंगे।